जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमारे डिवीजन कमांडर इस धोखे को भांप गए। उन्होंने लाहौर और कसूर से तवज्जो न हटाई। वो ये भी देख रहे थे कि बैदिया साइफन के आगे सरहद की तरफ जमीन टैंकों के काबिल नहीं। उस इलाके में दलदल जगह जगह थी। वो जानते थे कि दुश्मन इतना अहमक नहीं हो सकता कि वो अपने टैंक बाग डाउन कराने के लिए बैदिया साइफन की तरफ ले आए। इसके बावजूद बैदिया के दिफा में कोई कसर रहने नहीं दी गई थी। बैदिया साइफन के दिफा के लिए जो नफरी मोर्चा बंद थी वो बहुत थोड़ी थी। बेशक ये धोखा ही था, लेकिन दुश्मन बैदिया के लिए 2 डिवीजन लाया था जिन्हें टैंक रेजिमेंटों की और कमोबेश 500 छोटी बड़ी तोपों की मदद हासिल थी। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने साइफन के दिफा में मोर्चा बंद थी। 6 सितंबर का दिन गुजर गया था। रात गुजरती जा रही थी। सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल की प्लाटून ने एक भी राउंड फायर नहीं किया था, जिससे दिफा में कोई फर्क नहीं पड़ा था। फर्क ना पड़ने की वजह यह थी कि साइफन से आगे यानी सरहद और BRB के दरमियान इस ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की 2-3 पोस्टें थी। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में तमाम नफरी बंगालियों की थी। चंद एक अफसर गैर बंगाली थे। इन्हीं बंगालियों के मुतालिक लेफ्टिनेंट इकबाल ने कहा था कि मछली और चावल खाने वाले ये मछेरे सिवाय भागने के कुछ नहीं कर सकेंगे। इकबाल ही नहीं, पाक फौज में अक्सर लोगों की राय कुछ ऐसी ही थी कि बंगाली पंजाबियों और पठानों के से जो शोखरोज से नहीं लड़ सकेंगे। वो दलील ये देते थे कि बंगाली लड़ने वाले होते तो अंग्रेज इनकी रेजिमेंटें जरूर बनाते। अंग्रेजों ने दूसरी जंग अज़ीम में ऐसे आदमियों को भी भर्ती कर लिया था जो तिब्बी लिहाज से अगले मोर्चों में लड़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने बंगालियों को इन्फेंट्री और टैंक रेजिमेंटों में भर्ती नहीं किया था। फौज में जो बंगाली भर्ती किए गए थे इन्हें दफ्तरों में या सप्लाई कोर में लगाया गया था। इस तरह बंगाली सिर्फ हेडक्वार्टरों में थे। बंगालियों को पहली बार पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने के बाद इन्फेंट्री के लिए भर्ती किया गया और इनकी अलग रेजिमेंट खड़ी की गई जिसमें 4-5 पलटनें थी। इस रेजिमेंट को ईस्ट बंगाल रेजिमेंट कहा गया। खालिस्तान बंगालियों की ये पलटनें कायदे आज़म के ज़ाती हुक्म से खड़ी की गई थी और इन पलटनों की रेजिमेंट को रेजिमेंटल कलर का परचम कायदे आज़म ने अपने हाथों दिया था। इस मौका पर कायदे आज़म ने कहा था कि बंगाली पंजाबियों और पठानों की तरह जंगजू हैं और ये भी इस्लाम की उन्हीं अस्करी रवायात के अमीन हैं जिनके पंजाबी और पठान हैं। कायदे आज़म ने कहा था कि वक्त आने पर बंगाली साबित कर दिखाएंगे कि वो पाकिस्तान के हर मुसलमान की तरह मर्द मोमिन हैं और इतनी जुर्रत और शुजात रखते हैं कि इस्लाम की दरख्शिंदा रवायात को जिंदा रखें। आगे चलकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को बंगाल टाइगर कहा गया था। अब वो वक्त आ गया था कि पाक फौज की नज़रें बंगाल टाइगर्स पर लगी हुई थी कि वो कायदे आज़म की तवक्कुआत पर कहाँ तक पूरे उतरते हैं। ये पहला मौका था कि ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की इस बटालियन को, जिसकी एक प्लाटून का कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल था, दुश्मन के सामने आने का मौका मिला। बंगालियों का मुकाबला एक ब्रिगेड से था। उन पर 6 सितंबर की सुबह से इतनी शदीद गोलाबारी हो रही थी कि उस सुबह के सूर्य को तुलू होता वो नहीं देख सके थे। इतनी शदीद गोलाबारी का मतलब होता है कि हमला आ रहा है, लेकिन दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई और हमला न आया। यही वो धोखा था जिसे पाक फौज भांप गई थी। गोलों की बाड़ें पाकिस्तान के बंगालियों के मोर्चों के पीछे दाएं बाएं और दरमियान गिर रही थी। जरूरी नहीं समझा जाता कि गोलाबारी मोर्चों को तबाह कर दे। इतनी ज्यादा गोलाबारी का यही फायदा काफी समझा जाता है कि जिन मोर्चों पर की जाती है वहाँ मोर्चों से कोई सर नहीं उठाता। दूसरा फायदा ये कि मुसलसल धमाके पहले दिमाग को माफ करते हैं, फिर दिमाग फटने लगता है, कान बंद हो जाते हैं और कानों में सीटियां बजने लगती हैं। मोर्चों में बैठे हुए जवानों पर मौत का खौफ सवार हो जाता है। जहन में एक यही डरावना ख्याल रहता है कि अभी एक गोला सर पर आ फटेगा। गोलाबारी ज्यादा देर जारी रहे तो जवानों के मिजाज में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है जो उनका अपना खून जलाने लगता है। इससे आगे पागलपन होता है जिसे शेल शॉक कहते हैं। ये असाबी निज़ाम टूट फूट जाने से होता है। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के जवान गोलाबारी के इन जालिम असरात में से गुजर रहे थे। उनके लिए ये दुनिया मुसलसल धमाके और गिरदो गुबार बन गई थी। फटते गोलों के लाल गरम टुकड़ों और इनके उड़ाए हुए पत्थरों की चीखें और जन्नाटे बंगालियों के जज्बे और कूते बर्दाश्त का बड़ा ही सख्त इम्तिहान ले रहे थे। गिरदो गुबार में बारूद की जो बदबू थी वो मतली पैदा कर रही थी। दुश्मन इनके असाब तोड़ रहा था ताकि उसकी इन्फेंट्री और टैंक हमला करें।
तो मुज़ाहमत करने वाले होशो ख्वास में ना हो। हमारे दुश्मन के पास बेदर्दी से फूंकने के लिए बेअंदाज गोला बारूद था जो उसने इसी रोज़ के लिए इकट्ठा किया था। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के मोर्चों से 4-5 आवाज़ें थोड़े थोड़े वक्फे से बुलंद होती थी। ये बंगाली जुबान की ललकार थी, होश में रहना जवान, दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सूबेदारों और नायब सूबेदारों की ललकार थी जो मोर्चे में जवानों के हौसले और जज्बे को जिंदा बेदार रखे हुई थी। वो धमाकों, जन्नाटों, चीहों और गिरदो गुबार का तूफान था जिसमें दुबले पतले सांवले सांवले बंगाली साबित कदम रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर से अकब से आने वाले अपने तोपखाने के गोले चीखते चंगाड़ते गुजर रहे थे। ये तोपखानों का मार्का था, लेकिन इस तरफ तोपखाने की सिर्फ एक फील्ड रेजिमेंट थी और उधर डिवीजन का तोपखाना था। इस मार्के में मशरकी पाकिस्तान के उन जवानों के असाब जिन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल ने मछेरे कहा था पिस रहे थे। पाकिस्तान मोर्चों से किसी ने नारा लगाया और जमीन के अंदर से एक गरजदार धमाका उठा, जिंदाबाद। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थम न सके, गरजते ही रहे। इन नारों ने जज्बे और मोराल को बहुत तकवीत दी। बंगाली जवानों ने तो अपना जज्बा कायम रखा। सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल का मोराल कांप रहा था। उसके पास जज्बा नाम की कोई चीज नहीं थी। वो फॉक्स होल की तर्ज के मोर्चे में सर झुकाए बैठा था। उसने अपने वायरलेस ऑपरेटर को इस तरह अपने करीब बिठा रखा था कि गोले के 1-2 टुकड़े उसके फॉक्स होल में आ जाएं तो वायरलेस ऑपरेटर को लगे। सर, वायरलेस ऑपरेटर ने इकबाल से कहा, कंपनी हेडक्वार्टर रिपोर्ट मांगता है। ओके बोल दो, इकबाल ने ऑपरेटर से कहा और बुड़बुड़ाया। कैसी मनहूस घड़ी थी जब मैं कॉलेज से भागकर भर्ती दफ्तर जा पहुंचा था। ऑपरेटर उससे कई बार कह चुका था कि कंपनी हेडक्वार्टर रिपोर्ट मांगता है और उसने हर बार ओके बोल दो ऐसे लहजे में कहा था जैसे उसके सर के साथ रिवाल्वर की नाली लगाकर उससे ये अल्फाज कहलवाए जा रहे हों। उसकी प्लाटून का तो सब अच्छा था, लेकिन अपने मुतालिक उसकी रिपोर्ट कुछ और थी जो वो अपने कंपनी कमांडर को नहीं दे सकता था। उसने अपने फॉक्स होल मोर्चे में बैठे बैठे ऊपर देखा। गोलाबारी अचानक रुक गई थी। उसे अपना नायब सूबेदार बदरुल हक मोर्चे पर खड़ा नजर आया। इकबाल ने बदरुल हक के चेहरे को बड़ी गौर से देखा। उसे इस चेहरे पर खौफ की हल्की सी झलक भी नजर न आई, बल्कि इस बंगाली नायब सूबेदार के होंठों पर मुस्कुराहट थी। आप इतनी जल्दी मोर्चे से बाहर क्यों आ गए हैं? लेफ्टिनेंट इकबाल ने कहा। शेलिंग फिर शुरू हो जाएगी। और शेलिंग फिर शुरू हो गई। नायब सूबेदार बदरुल हक वहीं खड़ा रहा। आप फौरन नीचे चले जाएं, लेफ्टिनेंट इकबाल ने हुक्म के लहजे में कहा। इकबाल साहब, बदरुल हक ने कहा, ऐसा ऑर्डर मुझे ना दें, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। नीचे जाओ, सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल ने अब के बड़े अफसरों के लहजे में सख्त हुक्म दिया। आप मारे गए तो? बदरुल हक ने कहा, अगर मैं मारा गया तो मुझे शहीद की मौत मिलेगी, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। गोलाबारी पहले की तरह शदीद थी। इकबाल ने सर नीचे कर लिया, जैसे उसके जवानों के हाथों खोदा हुआ ये गड्ढा उसे मौत से बचा लेगा। ये गड्ढा जिसे किताबी जुबान में फॉक्स होल कहते हैं, उसकी कब्र भी बन सकता था। इम्कान यही नजर आ रहा था। बदरुल हक इसी गड्ढे में उतर गया। साहिब, बदरुल हक ने इकबाल से कहा, मैंने आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? लेफ्टिनेंट इकबाल ने कहा, मालूम होता है आप अभी शक में हैं। ये जंग है, एक्सरसाइज नहीं है। आप इसको मजाक समझ रहे हैं। आप डर नहीं रहे। और आप? इकबाल बिदक कर चुप हो गया, क्योंकि करीब ही 2-3 गोले इकट्ठे फटे थे। उनकी उड़ाई हुई मट्टी इकबाल के मोर्चे में गिरी थी। सर नीचे करो बदरुल हक साहिब। बदरुल हक हंस पड़ा। उसने सर नीचे न किया। बोलो, क्या बात करनी है? इकबाल ने कहा।